हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी, मतलब फर्म का बिक्री पढ़ रहे हैं। फर्म का बिक्री का अर्थ यह हुआ कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसका कन्वर्शन हो जा रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप फर्म लार्ज स्केल में बढ़ जाता है तो उसका कन्वर्शन हो जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और ज़्यादा नहीं समझना है। ठीक है, तो इसमें दो पार्टी होगा। एक जो फर्म जिसका कन्वर्शन हो रहा है, जिसका बिक्री हो रहा है, वो कहलाएगा वेंडर फर्म, और दूसरा जो कंपनी को खरीदने वाला है वो कहलाएगा परचेजिंग कंपनी। इसमें दो पार्टी होता है। ठीक है, तो दोनों पार्टी में क्या क्या जर्नल होगा उसको हम बताएंगे आपको। फिलहाल जान लीजिए कि जब कोई भी फर्म का बिक्री होगा, कंपनी खरीदेगा, तो उसका एक परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस निश्चित किया जाएगा, माने परचेज प्राइस निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्म का बिक्री कितने में बिक्री हो रहा है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, और ये जो वेंडर फर्म होता है एक तरह से इसका डिसोल्यूशन, मतलब इसका समापन हो जाता है, इसलिए इसको पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 3 भी बोलते हैं। पार्टनरशिप 1 पढ़ चुके थे, जो कि क्या था, आपको सिंपल था। पार्टनरशिप फर्म 2 पढ़े थे, इंसॉल्वेंसी था। ये पार्टनरशिप फर्म 3 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। माने इसमें भी पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, जिस फर्म का बिक्री होगा उसका अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो क्लोज करने के लिए क्या क्या एंट्रीज होगा, इसको डिटेल में बता देते हैं, इसको जरा देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो ठीक लगेगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी। इसमें दो पार्टी होगा, बता चुके हैं। एक होगा वेंडर फर्म, जिसका बिक्री हो रहा है, जिसका कन्वर्शन हो रहा है कंपनी में। ठीक है, तो कहलाएगा वेंडर फर्म। ये फर्म समाप्त हो जा रहा है, डिसॉल्व कर जा रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा वेंडर फर्म का। यह परचेजिंग कंपनी, इसके बुक में जर्नल होता है, उसको तो बाद में बताएंगे। फिलहाल इसको आप देख लीजिए, पहले इसके बुक में एंट्री होगा। तो जब फर्म का बिक्री होता है, ये परचेजिंग कंपनी है, तो एक जिसका निश्चित प्राइस होता है, जिस पर वो खरीद या बिक्री होता है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। तो परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन जब बनाएंगे क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो चलिए क्या है, पहले क्या है हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। मतलब परचेज प्राइस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परचेज प्राइस। परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है कि ठीक है, फर्म का बिक्री कितना हो रहा है, 2 लाख में हो रहा है, 3 लाख में हो रहा है, 10 लाख में हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने का तरीका, चलिए टोटल लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल एसेट्स, टोटल जानकर हम जोड़ दिए हैं। कुछ लोग का समझ नहीं आता टोटल क्या, मैंने एसेट्स का टोटल। तो टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी जितना भी एसेट्स को लिया है, परचेजिंग कंपनी, यहां लिखेंगे यहां पर एग्रीड वैल्यू। ए भी मतलब एग्रीड वैल्यू। ये डिपेंड करता है परचेजिंग कंपनी किस एसेट्स कितना में लेता है। मान लीजिए कि बिल्डिंग पहले 5,000 था, ये 10,000 में ले रहा है। प्लांट अगर 6,000 था, 2,000 में ले रहा है, तो इसको लिखेंगे एग्रीड वैल्यू। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो आपको एसेट का बुक वैल्यू होगा उसी को लिख देंगे। लेस करेंगे, लेस लाइबिलिटीज, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग, CO मीन्स कंपनी। तो सिंपली बात है, जितना भी एसेट्स को परचेजिंग कंपनी लेगा उसको ऐड कर दीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा, और जितना भी लायबिलिटी लेगा परचेजिंग कंपनी उसको घटा दीजिएगा। जो बचेगा वो कहलाएगा परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज प्राइस होगा। ये क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन। मान लीजिए टोटल एसेट्स आपको 5 लाख का है और लायबिलिटीज 4 लाख रुपया का, ये 1 लाख रुपया का है। एसेट्स 5 लाख का है, लायबिलिटीज 1 लाख का है, बचा कितना, 4 लाख रुपया। ये इसका होगा परचेज कंसिडरेशन। ये क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन।
तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो पहले इसको निकाल लेंगे, तो इसको बोलेंगे परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, क्लियर है? परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन जो है अब यहां लिखते हैं पीसी, पीसी मींस परचेज कंसीडरेशन। जो कि ये पेमेंट कर, परचेज कंसीडरेशन पेमेंट कौन करेगा? कंपनी करेगा। तो कंपनी जो है परचेज प्राइस को, आपको परचेज कंसीडरेशन को इन कैश में कर सकता है, इन शेयर्स में कर सकता है, और इन डिवेंचर्स में कर सकता है, इन डिवेंचर्स। मान लीजिए कि परचेस कंसिडरेशन 3 लाख रुपया आ गया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपया कैश में, तो 1 लाख रुपया कैश में, 1 लाख शेयर्स में, तो 1 लाख रुपया शेयर्स में, 1 लाख रुपया डिवेंचर्स में, तो 1 लाख रुपया डिवेंचर्स में। इसको टोटल कर देंगे तो ये परचेज प्राइस हो जाएगा। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट इस प्रकार से हो सकता है। पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम वेंडर के बुक में क्या क्या जर्नल होगा उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसको देखिए, मस्ट है, कभी कभी एग्जाम में लिखने भी आता है। ठीक है, कि सेल ऑफ बिजनेस या सेल ऑफ फर्म में क्या क्या जर्नल होता है। वेंडर फर्म में, फर्म क्योंकि फर्म का समापन हो रहा है, इसमें डिसॉल्व कर जा रहा है, जान लीजिए, तो फर्म के अकाउंट को क्लोज करेंगे। हो गया होगा आपको इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आप बनाते जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म। जो फर्म का समापन हो रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, वो कहलाएगा वेंडर फर्म। याद रखिए क्या, वेंडर फर्म माने फर्म के बुक में एंट्री कर रहे हैं, फर्म पार्टनरशिप फर्म। तो ये पहला काम करेगा व्हेन एसेट्स। आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप याद कीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता था, जब फर्म डिसॉल्व करता था तो रियलाइजेशन अकाउंट खोलते थे, यहां भी रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाएगा। एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब एसेट्स को ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग, तो इसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू प्लांट, टू मशीन, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल लिख लेंगे। तो यहां पर क्या होगा आपको, बीवी, बीवी मीन्स जो बैलेंस शीट में दिया बुक वैल्यू, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो थोड़ा याद कीजिए आप लोग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप याद कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या था, कैश या बैंक को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते थे। कैश या बैंक को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते थे। यहां ट्रांसफर कर भी सकते हैं कैश या बैंक को, और नहीं भी कर सकते हैं। आ गया प्रॉब्लम तो बोलिएगा सर कर भी सकते हैं, कैश या बैंक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर भी सकते हैं और ट्रांसफर नहीं भी कर सकते हैं, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये नोट, इफ कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस टेकन ओवर बाय
द पी कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी, देन ले लेगा तो देन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अदरवाइज नोट, अदरवाइज NOT नोट। माने कहने का अर्थ यह होता है कि अगर परचेजिंग कंपनी कैश या बैंक को ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है, तो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, अदरवाइज NOT नोट। याद रखिएगा। हो गया एसेट्स के बारे में। उसके बाद एसेट्स के बाद क्या आते हैं हम लोग, लाइबिलिटीज आते हैं, ठीक है। तो नंबर 2, when liability transfer to realization account, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री होगा सन्ड्री LIAB लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियल अकाउंट, रियल मीन्स रिलेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसको नंबर 2 ऐसे कर देते हैं, 2। नंबर 3 आ जाइए। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन पीसी रिकॉर्डेड, पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे। जब परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। तो थोड़ा पेन गलत हम ले लिए थे, ठीक है। व्हेन पीसी माने परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस रिकॉर्डेड। अगर परचेज प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे तो इसके लिए होगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। यहां क्या लिखेंगे, परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। यहां लिखिएगा पीसी। मान लीजिए परचेज प्राइस 10 लाख रुपया का, 10 लिख देंगे। 2 होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। बीइंग परचेज प्राइस, चलिए पर जान के लिए परचेज प्राइस रिकॉर्डेड। कुछ लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, तो परचेज प्राइस ही को बोलते हैं, परचेज का रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लिया गया। चलिए इसका फोटो आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे। नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। नंबर 4, कभी कभी क्या होता है, किसी एसेट्स को या किसी लायबिलिटीज को परचेजिंग कंपनी नहीं लेता है, ठीक है, नहीं लेता है। तो इसमें क्या करेंगे, व्हेन एसेट रियलाइज्ड, व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड, उसको क्या करेगा, फर्म खुद बेचेगा। विच इज
नॉट टेकन ओवर परचेजिंग कंपनी, नॉट टेकन ओवर, अब टेकन लिख दिए बाय पी कंपनी, परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया हो। वैसे एसेट्स को जिसको परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया हो तो उसको फर्म खुद वसूल करेगा। तो क्या करेगा इसके लिए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें क्या है, थोड़ा अगर आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं तो 90% मिलेगा, ठीक है। टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। चलिए हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ लायबिलिटीज को परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं करता, नहीं लेता है, तो ऐसे में इन लायबिलिटीज का पेमेंट कौन कर देगा, वेंडर फर्म खुद कर देगा। when liabilities not when liabilities paid off, जिसको कि which is not taken over by purchasing company, which is not टेकन ओवर, ओवर को हम नहीं लिख रहे हैं, टेकन बाय पी कंपनी, पी मीन्स परचेजिंग कंपनी, लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। तो इसके लिए एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, या लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया। बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ, फिर आ जाइए, ये फर्म डिसॉल्व कर गया है तो इसमें क्या होगा, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होगा। तो इसका एंट्री किया जाएगा व्हेन एक्सपेंसेस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। तो इसके लिए होगा रिलेशन में जब पेमेंट किया जाएगा तो इसका एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो लिखिए बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंट्री नंबर 6 तक का। हो गया, ठीक है। चलिए तो एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद आइए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद कभी कभी
कुछ एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, मतलब पार्टनर ले लेता है। तो व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले लेता है, पार्टनर, तो इसके लिए होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, हो गया। उसके बाद नंबर 8, कभी कभी किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट का भार पार्टनर ले लेता अपने ऊपर, तो व्हेन अ लाइबिलिटी टेकन ओवर ए पार्टनर, when liability taken over by a partner, अगर पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है तो इसके लिए एंट्री होगा, चलिए थोड़ा सा लिख दिए तो लिख दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल being liability taken over by a partner, एक पार्टनर ने ले लिया तो ले लिया, ठीक है, एंट्री हो गया पार्टनर। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट के डेबिट और रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट जोड़ा जाएगा। क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस। इसको क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले आइए इसमें, तो 9 में नंबर ए आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो जाता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो जाता है, PRO, थोड़ा सा लग रहा था ठीक नहीं, चलिए, प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, चलिए डिटेल में लिख ही देते हैं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being profit ट्रांसफर टू, नरेशन तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिखिए आप,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, चलिए लॉस के बारे में बताएंगे। नंबर 9 का आपको ए, प्रॉफिट होगा तो इस एंट्री को पास कर दीजिएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंट्री नंबर 9 तक है। हो गया होगा, चलिए 9 का क्या था, ए हो गया था, प्रॉफिट था, लॉस भी हो सकता है। तो इसमें बी कर सकते हैं, बी, ए और बी। इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस हो गया तो लॉस हो जाता है तो लिख लीजिएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। being loss on realization transfer to कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। 9 के बाद आते हैं 10 नंबर एंट्री, क्या आते हैं, नंबर 10। अब ये क्या करेगा, वेंडर फर्म है, फर्म का बिक्री हो चुका है, सेल हो चुका है, तो फर्म क्या करेगा, पहले परचेज कंसिडरेशन में रिकॉर्ड किए थे, वही परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करेगा। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, व्हेन परचेज कंसिडरेशन कंसिडरेशन RECD मीन्स रिसीव्ड, जब परचेज प्राइस को रिसीव करेगा एक कंसिडरेशन को, तो परचेज प्राइस जो है, मान लीजिए 3 लाख का परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस को देने वाला कौन है, परचेजिंग कंपनी है। कंपनी के पास कैश भी होता है, उसके पास शेयर भी होता है, उसके पास डिबेंचर भी होता है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 लाख का परचेज प्राइस है, 1 लाख कैश में है, 1 लाख शेयर में है और 1 लाख डिवेंचर्स में है, तो तीनों को डेबिट कर दीजिएगा। तो जितना पर्सन कैश में होगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 1 लाख रुपया कैश में है तो 1 लाख रुपया लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। 1 लाख शेयर में है तो इसके लिए लिखेंगे शेयर्स इन पी कंपनी, पी मीन्स परचेजिंग कंपनी, अकाउंट DR डेबिट। अगर डिबेंचर है 1 लाख रुपया तो टोटल 3 लाख हो गया, तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू, पैसे को देने वाला कौन है, परचेज प्राइस को परचेजिंग कंपनी, जो भी कंपनियों का नाम लिख दिएगा, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ठीक है। तो परचेजिंग टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, यहां लिखिएगा पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन, बीइंग परचेज कंसीडरेशन है ना, परचेज कंसीडरेशन
रिसीव्ड, उतार लीजिए इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अकाउंट क्लोज पूरा नहीं हुआ, अब एंट्री चलेगा और एंट्री होगा, तो इसको जब तक नहीं जानिएगा प्रॉब्लम होता चला जाएगा। ठीक है, इसको जान लीजिए। दस नंबर एंट्री हो गया। अब आते हैं 11 नंबर। ये फर्म जो हो रहा है डिसॉल्व किया है, तो फर्म में पहले से प्रॉफिट होगा, फर्म का पहले से लॉस होगा, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, या बोल सकते हैं आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। जितना भी पहले का प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो चलिए उसमें आते हैं। 10 के बाद 11 नंबर देख लिएगा, नंबर कोई बात नहीं है, तो जैसा होना चाहिए वैसे लिखेंगे। 11 नंबर इसको बोल सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। व्हेन प्रॉफिट आइटम्स, क्या है, प्रॉफिट आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट आइटम्स में क्या क्या होता है ये मालूम है, ये बैलेंस शीट की कौन साइड में रहेगा, लाइबिलिटी साइड में। तो जैसे हो सकता है आपको जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो प्रॉफिट आइटम्स हो गया। प्रॉफिट है तो फिर लॉस आइटम भी हो सकता है। बोलिएगा सर लॉस आइटम्स क्या क्या हो सकता है। When loss items transfer to partners capital account ठीक है, तो लॉस आइटम्स जब ट्रांसफर करेंगे जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, all partners कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस आइटम हो सकता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्चुअली में क्या, पीएल का डेबिट बैलेंस। ये जो आपको है प्रॉफिट आइटम्स है, या कहाँ मिलेगा आपको, लाइबिलिटी साइड। कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ प्रॉफिट आइटम, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से। बीएस, बीएस मीन्स ऑफ बीएस। चलिए हो गया, ठीक है। ये जितना होगा लाइबिलिटी साइड में होगा। उसी प्रकार से डेबिट एसेट साइड में होता है। तो टू क्या करेंगे, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस,
2 हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। 2 हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स, माने कृत्रिम संपत्ति, बनावटी संपत्ति। अब बोलेगा बनावटी संपत्ति क्या होता है सर? ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इसी को बोलते हैं बनावटी संपत्ति। ये आपको हो जाएगा क्या चीज? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या हो जाएगा डेवलपमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसका जगह हम फिक्टिशियस लिख दिए हैं, अगर फिक्टिशियस हुआ तो ये मान लीजिएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इसी के अंडर में आता है, ठीक है। बीइंग लॉस आइटम्स, इसको भी उतार लीजिए। लॉस आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब ये लॉस आइटम कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां मिलेगा ये? इन, ये इन हो गया लायबिलिटी साइड। ये क्या होगा? इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लॉस आइटम्स जो होता है एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलता है। तो जरा इसको उतार लीजिए। ये तो आप लोग 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं पढ़े तो फिर अभी समझ लीजिए। चाहे आप सीए कीजिए, चाहे सीएमए कीजिए, ठीक है, बीबीए कीजिए, एमबीए कीजिए, सब जगह समझ में आपको ये चीज़ लिखना है, समझना चाहिए इसको, ठीक है। बीकॉम कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉस आइटम्स कहाँ लिखा जाता है? एसेट्स के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट आइटम क्रेडिट साइड में। हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं आप लोग, 12 हो गया। अब याद रखिए मतलब याद नहीं रखिए, हम जो लिखा रहे हैं 13 नंबर, पूरे को याद रखना है, याद नहीं रखिए, पूरे को याद रखना है। एंट्री नंबर 13, ये जो परचेज प्राइस जो हम लोगों को मिला था, परचेज प्राइस कहां से? परचेजिंग कंपनी जो परचेज प्राइस रिसीव किया गया था, उस परचेज प्राइस वो कैश में भी हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, डिबेंचर में होता है। तो ये जो शेयर्स और डिबेंचर होता है, ये शेयर्स और डिबेंचर समझ लीजिए, ये पार्टनर्स लोग को आपस में बांटा जाता है। तो इसका एक मेथड बांटने का तरीका है, उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट रेशियो में। तो वो जब आगे बताएंगे, ठीक है। इसको किस रेशियो बांटते हैं? फाइनल सेटलमेंट रेशियो में। शेयर या डिबेंचर को, माने जो परचेजिंग कंपनी से शेयर मिला है या डिबेंचर मिला है, उनको पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा। तो बोले सर किस रेशियो में? तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहा है, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो व्हेन शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स इन छोड़ दीजिए, शेयर्स ऑफ डिवेंचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये पार्टनर के मध्य बांट दिया जाएगा, पार्टनर के बीच में, अमंग द पार्टनर्स को शेयर डिवेंचर बांटा जाएगा। तो किस रेशियो में? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो इसको फाइनल सेटलमेंट रेशियो में बांटते हैं। तो फाइनल सेटलमेंट रेशियो जब क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग को समझाएंगे उस वक्त हम। तो इसके लिए क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स इन पी कंपनी, पी मीन्स परचेजिंग कंपनी अकाउंट, बीइंग शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूटेड
amongst the पार्टनर्स, ठीक है। नंबर 14, मान लीजिए कि पार्टनर्स का 1 लाख रुपया निकलता है और शेयर्स में इसको जो शेयर या डिबेंचर दिया गया पार्टनर्स को तो 90,000 रुपया का था, तो 10,000 बच रहा है, तो 10,000 ये कैश में सेटलमेंट होगा, मैंने कैश में पेमेंट होगा, ठीक है। ये बचेगा तब, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। मान लीजिए किसी पार्टनर को अगर 1 लाख, किसी पार्टनर का बैलेंस क्या निकलता है, 1 लाख निकलता है और उसको शेयर्स में अगर 90,000 का पेमेंट हो पा रहा है, ठीक है, शेयर्स में क्या हो रहा है 90,000 पेमेंट हो पा रहा है, तो 10,000 और बच जा रहा है, तो उसका पेमेंट हम लोग कैश या बैंक में कर देंगे, कैश या बैंक में, कैश में पेमेंट कर देंगे। तो व्हेन कैश paid to the partner for final settlement, अंतिम भुगतान के लिए, फाइनल सेटलमेंट, पार्टनर को पेमेंट किया जा रहा है, इसके लिए लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको आप पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक क्या है, BANK, बैंक अकाउंट। being cash paid to the partner for final settlement, तो फाइनल सेटलमेंट मतलब अंतिम भुगतान, फाइनल सेटलमेंट, MENT सेटलमेंट। कभी कभी होगा ये 15वां एंट्री 14 तक हो गया, काम खत्म। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स पैसा लेकर भी आता है, कभी कभी स्थिति खराब हो गया फर्म का तो पार्टनर पैसा लेकर आएगा फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री करिएगा। कोई पार्टनर का पैसा लेकर आएगा तो कैश को डेबिट कर देंगे, टू कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल। ऐसा उम्मीद है कि नहीं आता है, रेयर है, ठीक है। आया तो पैसा अगर लेकर जाएगा तो इस एंट्री कीजिएगा और लेकर आएगा तो इसको अपोजिट कर देंगे। तो बस खत्म हो गया, इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए, उतार लीजिए, कुछ देर में छोड़ देते हैं, ठीक है। वीडियो देख लेंगे, थैंक्स। इसको कर लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो।